हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट नितिश बांका। आप हैं मेरे यूट्यूब चैनल लेट्स स्पीक लीगल में। मेरे साथ हैं एडवोकेट आशीष ढिंगरा, जो कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक प्रैक्टिस करते हैं और ये बेसिकली मैट्रिमोनियल एक्सपर्ट है, यानी दहेज के 498A मेंटेनेंस के केसेस ये हैंडल करते हैं और राइट नाउ ये 30 हज़ारी कोर्ट में बैठते हैं दिल्ली में। तो ये मैंने वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि इन्होंने रिसेंटली एक दिल्ली हाई कोर्ट से एक जजमेंट लिया है जो कि हस्बैंड के फेवर में है और इन्होंने जो है वो कर दिया जो कि बहुत ही इम्पॉसिबल रहता है। देखिए, इन्होंने जो है एक मेंटेनेंस केस लड़ रहे थे ये, तो इन्होंने क्या है कि हस्बैंड के साइड से जो है वाइफ की मेंटेनेंस बिल्कुल खारिज कर दी। मतलब बिल्कुल भी हस्बैंड को अब कुछ देना ही नहीं है वाइफ को। हम रिडक्शन की बात करते हैं, जनरली हम ये सोचते हैं कि मेंटेनेंस का केस हुआ है तो हस्बैंड को हमेशा जो है वाइफ को मेंटेनेंस देनी ही देनी है, उसमें जो है रिडक्शन हो जाएगा ज्यादा। बट इन्होंने पता नहीं कैसे जो है बिल्कुल खारिज ही कर दिया और ये बिल्कुल ही इम्पॉसिबल चीज है जो आज तक कोर्ट में कम ही देखी जाती है। बट आज हम इस केस की डिटेल्स जानेंगे और इन्होंने ये कैसे करा वो चीज हम आपके सामने प्रस्तुत करने वाले हैं। सो आशीष ढिंगरा जी, वेलकम टू माय चैनल। थैंक यू नितिश माता। और आप थोड़ा मेरे को बताएंगे ये था क्या केस और ये कैसे हुआ कि बिल्कुल जो है हस्बैंड को बिल्कुल मेंटेनेंस देनी ही नहीं पड़ी और मतलब वो रिजेक्ट ही कर दिया। दिल्ली हाई कोर्ट की जो जजमेंट आई है उसमें रिजेक्ट ही कर दिया। खैर, हम डिटेल में वो केस के पर्टिकुलर्स में नहीं जाएंगे क्योंकि अभी केस पेंडिंग है, पर जो ये ऑर्डर आया ये काफी फेवरेबल है और मैं कहूंगा कि मेरे पास बहुत क्वेरीज आती है हस्बैंड की साइड से भी कि मेंटेनेंस को कैसे खत्म करें। तो मैं भी उनको यही एडवाइस करता हूँ कि रिड्यूस हो जाएगी, खत्म नहीं होगी। बट आपने ये कैसे किया, ये आप मेरे को थोड़ा समझाएं, दर्शकों को समझाएं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम एडवोकेट आशीष ढिंगरा है, जैसे कि नितिश बांका जी ने बताया। और ये केस एक ऐसा केस है जैसे बहुत सारे लोग फेस करते हैं कोर्ट में, और हम सब जानते हैं कहीं ना कहीं इस देश में, हमारे कंट्री में जो है एक वुमेन को एक सिंपैथी दी जाती है, उसकी वजह से मेंटेनेंस ग्रांट कर दी जाती है। लेकिन इस केस में, हमारे केस में जो था, मेंटेनेंस का अमाउंट बहुत हाई था। वो था 50,000, 50,000 रुपए पर मंथ। और ये अमाउंट को देने के लिए उसके लिए जो होता है, लॉ बेसिकली होता है कि हस्बैंड की जो इनकम है वो क्लियरली जज को पता होनी चाहिए, जो कि इस केस में जो था बिल्कुल भी नहीं पता था जज को। वो बेसिकली जो था, हस्बैंड हमारे केस में वो दुबई में रहा 14 ईयर्स अपनी वाइफ के साथ। तो और उसमें आज स्टार्टिंग से लेके आज तक जो है कस्टडी भी जो है वो फादर के पास, यानी मेरे क्लाइंट के पास रही है, दोनों बच्चों की। स्टिल 50,000 रुपीज ग्रांट करी गई। वो इसलिए ग्रांट करी गई क्योंकि वाइफ ने ये कोर्ट में ये अपनी प्ली रखी कि मुझे कैंसर है और इसके लिए मुझे अमाउंट दिया जाए। तो कैंसर के लिए 30,000 रुपीज ग्रांट हुआ पर मंथ, और 20,000 रुपीज जो हुआ वो रेंट हुआ, ऑल्टरनेटिव अकोमोडेशन, यानी दूसरे घर में रहने के लिए किराए पे। पर जब मैं इस केस में आया 1 साल पहले, मुझे ये थी अपने अंदर से उत्सुकता कि मैं इस चीज को जानूं और कोर्ट को पता लगे कि क्या ये मेंटेनेंस बनती है या नहीं बनती है और किस ग्राउंड पे मिली है। जब हमने इसके बारे में बहुत रिसर्च करा, हमने स्टडी करा, पढ़ाई करके हमने कोर्ट में एप्लीकेशन मूव किया, तब हमारे को जो है पता लगा हॉस्पिटल से कि अब जो कैंसर है वो 2012 यानी 2012 में वो क्योर हो चुका है और मेंटेनेंस ग्रांट होती है 2014 में, वो मिलती रहती है 2018 तक। 18 तक जो मेंटेनेंस मिल रही है उसमें हस्बैंड जो था वो क्रंच हो गया फाइनेंशियली कि मैं कैसे इतने सारे पैसे दूं। मतलब उसने, जो वाइफ है, उन्होंने डिस्क्लोज ही नहीं किया कि कैंसर उसका क्योर हो गया है। बिल्कुल सप्रेस किया फैक्ट, ये उसने सप्रेस किया। ये बात उसने कोर्ट से जानबूझकर छुपाई कि मैं जो थे मुझे कैंसर अब नहीं है। उसने क्या करा, कोर्ट में बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स फाइल कर दिए सारे ट्रीटमेंट के। जजेस को ऐसा लगने लगा कि इस औरत को सच में कैंसर अभी भी है, इसलिए हम इसको ग्रांट कर देते हैं। जैसा आपने ग्रांट कर दिया, हमने एप्लीकेशन लगा के हॉस्पिटल से पता लगवाया। हॉस्पिटल में डॉक्टर्स ने आके रिपोर्ट अपनी कोर्ट में सबमिट करी। उन्होंने बताया कि अब इस लेडी को कैंसर नहीं है और वो 2012 में क्योर हो गया है।
तो ये आपने थोड़ा इस केस में जो क्लाइंट है आपके, उन्होंने थोड़ा रिसर्च तो किया ही होगा कि हॉस्पिटल से पता किया होगा। हमने पहले आरटीआई भी लगाया। आरटीआई लगाने पे हॉस्पिटल वालों ने मना कर दिया। उन्होंने बोला कि पेशेंट की कंसेंट के बगैर नहीं दे सकते, हम उसके जो है कंसेंट के बगैर नहीं देते हैं रिपोर्ट। उसके बाद हमने कोर्ट में एप्लीकेशन लगा दिया ये पता करने के लिए कि हाँ ये मेंटेन, अब इनका जो है कैंसर नहीं है। और वाकई वो बात ऐसी है। कौन से सेक्शन में आपने एप्लीकेशन लगाई? हमने सेक्शन नंबर 91 होता है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, सीआरपीसी बोला जाता है, उसके अंदर हमने ये एप्लीकेशन लगाया। आपने रिकॉर्ड्स मंगवाए होंगे? हमने सिर्फ फाइनल मेडिकल रिपोर्ट जो है हॉस्पिटल से मंगवा ली। अच्छा, तो फाइनल मेडिकल रिपोर्ट में ये कहा गया कि 2012 से इनका कैंसर जो है ट्रीट हो चुका है और कोई अभी फर्दर ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है इस केस में। अब सिर्फ जो है कैंसर पेशेंट जो होते हैं उनका रिपोर्ट में भी यही है, और जनरली भी ये होता है कि जब सर्जरी हो जाती है, कैंसर रिमूव हो जाता है, उसके बाद वो सिर्फ फॉलो अप यानी कि रेगुलर चेकअप में रहते हैं ओपीडी में। तो रेगुलर चेकअप का जो भी खर्चा होता है वो तो ऑब्वियसली जो अवॉर्ड किया गया है उससे तो काफी कम ही, उससे तो बहुत कम होता है, वो तो कोई भी पे कर सकता है। तो मतलब सीधा आप यही कह दिया होगा आपने जज साहब ने, जब आपने आर्ग्यू किया होगा कि जो कैंसर है वो ट्रीट हो गया है, मतलब ये आपने आर्ग्यू किया, तो ऑपोजिट काउंसिल का क्या व्यू था? ऑपोजिट काउंसिल ने क्या आर्ग्यू इसमें किया? आपको मैं बिल्कुल बताना चाहूंगा, ये बहुत दिलचस्प बात है। बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि इस केस में जो लेडी है, वो जो वाइफ है हमारे क्लाइंट के ऑपोजिट में, हमारे ऑपोजिट में, वो खुद से केस लड़ रही है क्योंकि वो हाईली क्वालिफाइड लेडी है, उसकी डिग्री वो केमिस्ट्री ऑनर्स है। अच्छा। और उसे कम से कम 25 यानी कि 25 साल से पढ़ाने का एक्सपीरियंस है, ना कि सिर्फ इंडिया के स्कूल्स में बट दुबई के जाने माने स्कूल्स में भी, वहां से पढ़ाते हुए यहाँ तक भी वो पढ़ा रही है। और उसने अपनी एम्प्लॉयमेंट यानी कि अपनी नौकरी को भी हाइड किया है। और आप जान के आपको बड़ा अजीब सा लगेगा, एक अलग सी फैक्ट निकल के आता है कि उसने ये भी छुपाया कि मैं अब जॉब कर रही हूँ। और यही हमने 91 एप्लीकेशन दोबारा कोर्ट में लगाया जब हमें पता लगा कि एक स्कूल में वो प्रेजेंटली नौकरी कर रही है, और वहां पे भी रिकॉर्ड आए। उन रिकॉर्ड से हमें ये पता लगा कि वहां पे भी वो 50,000 रुपए महीना कमा रही है। और वहां के स्कूल के जो रिकॉर्ड आपने मंगवाया वहां से, जो जिस स्कूल में काम कर रही है? हमने स्कूल से भी रिकॉर्ड मंगवाया। स्कूल ने भी आके हमने कोर्ट में आके सर्टिफिकेट पे लिख के दिया कि ये लेडी इतने पैसे कमा रही है। तो ये जो था, ये सुनते ही हम लोगों को एक ऐसी चीज पता लगी कि हाँ, ये झूठ के पुलिंदा था। इट इज अ पैक ऑफ लाइज। इस बेसिस पे ही हमारे जो मेंटेनेंस थी ये बंदी थी, और इन्हीं एविडेंसेस को हम लेके जो है हमने दिल्ली हाई कोर्ट में चैलेंज कर रखा था ये केस पहले से, जब इसमें हायर नहीं भी हुआ था। लेकिन जब मैं अब हायर हो चुका था तो हम ये एविडेंसेस को दिल्ली हाई कोर्ट ले गए। और आपको जान के भी हैरानी होगी, हाई कोर्ट ने भी हैरान हो गए देख के कि इस वाइफ ने झूठ बोला है, पर्जरी कर। और झूठ बोलने के लिए हमने 340 सीआरपीसी में, जैसे कि नितेश बांका जी हमारे व्यूअर्स को बताते हैं और आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं, वैसे भी हमने 340 लगाकर इन्फॉर्मेशन दी वहां पे कि ये झूठ बोल के मेंटेनेंस ली गई है। झूठ बोल के मेंटेनेंस लिया, बेसिकली सप्रेशन किया है पूरे फैक्ट्स का। तो दर्शकों, जो मेंटेनेंस का केस होता है उसमें ऑब्वियसली अगर वाइफ केपेबल ऑफ वर्किंग है या वर्किंग है तो उसे मेंटेनेंस नहीं मिलनी चाहिए, जो लॉ हमारा ये कहता है। पर आप ये चीजें प्रूव कैसे करेंगे और कोर्ट को कैसे दिखाएंगे कि ये जो है वर्किंग नहीं है? तो जैसे आशीष ढिंगरा जी ने बताया कि 91 सीआरपीसी में डॉक्यूमेंट्स इन्होंने मंगवाए, बट आपको रिसर्च तो करनी पड़ेगी इसमें कि आपकी वाइफ, क्लाइंट को तो पता होना चाहिए कि उसकी वाइफ वर्किंग है, कहाँ पे वर्किंग है, तभी आप ये डॉक्यूमेंट्स जो है ऑब्वियसली आप लगा सकते हैं। तो हमेशा जो है आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी वाइफ कहाँ पे वर्किंग है, सबसे पहली चीज तो ये है। दूसरी चीज, अगर वो सप्रेस कर रही है कोई चीज तो आपको उसकी पर्टिकुलर डिटेल अच्छी तरह मालूम होनी चाहिए, तभी जो है आप कोर्ट के थ्रू वो रिकॉर्ड्स मंगवा पाएंगे। अगर जिस चीज का आपको पता ही नहीं, वेगली अगर आप कहते हैं कि वो वर्किंग है, तो वो चीज आप कोर्ट में नहीं प्रूव कर पाएंगे। जहां तक मतलब जो ये 91 सीआरपीसी का जैसे जैसे इन्होंने प्रोविजन बताया, और इन्होंने बहुत ही अच्छी तरह ये प्रोविजन यूज किया है अपने क्लाइंट के फेवर में, क्योंकि 91 सीआरपीसी तो हर किसी के पास ऑप्शन होता है, बट यूज बहुत कम लोग करते हैं आज की डेट में। तो बहुत ही अच्छा ऑर्डर है ये, और मैं ये कहूंगा कि ये एक इंस्पिरेशन है उन लोगों के लिए जो फॉल्स केसेस लड़ रहे हैं, और कैसे फॉल्स केसेस में फॉल्सिटी जो है कोर्ट के सामने लाए हम। 91 सीआरपीसी का जो प्रोविजन इन्होंने आज एक्सप्लेन किया है हमें,
बहुत ही अच्छी तरह एक्सप्लेन किया है। और जो इन्होंने हमें बताया कि 91 सीआरपीसी से कैसे उन्होंने डॉक्यूमेंट्स कोर्ट वहां से रिकॉर्ड्स मंगवाए, कहा जो इसमें विटनेसेस थे वो कोर्ट में आए, उन्होंने गवाही दी, मटेरियल आया कोर्ट को, और कोर्ट को फिर इनको इनके लिए बहुत आसान हो गया आर्ग्यू करना। और जो इन्होंने फिर आर्ग्यू किया उसमें जो 50,000 की जो मेंटेनेंस है बिल्कुल ही खत्म कर दी कोर्ट ने। बहुत ही अच्छा इन्होंने जो अपना लीगल माइंड अप्लाई कर रहा है। ऑब्वियसली लॉयर का काम ही लीगल माइंड अप्लाई करना होता है। 91 सीआरपीसी का प्रोविजन सबको पता होता है, पर यूज करना बहुत कम लोगों को आता है। आशीष डिंगरा जी एक ऐसे लॉयर हैं जो ये इसमें स्पेशलाइज करते हैं, 91 सीआरपीसी में कैसे डॉक्यूमेंट्स मंगवाएं, कैसे फॉल्सिटी करें। तो मैं यही रेकमेंड करूंगा कि आप जो है अपना जो केस है वो एक बार रिव्यू करें। अगर आपके फेवर में ऑर्डर आया भी नहीं है और आपके अगेंस्ट ऑर्डर चला गया है सपोज नीचे वाली अदालत का, तो हाई कोर्ट में कैसे उसे चैलेंज करें, कैसे रिकॉर्ड्स मंगवाएं, कैसे चीजें कोर्ट के समक्ष रखें, ये बहुत ही इजीली आशीष डिंगरा ने बिल्कुल सरल भाषा में हमें समझाया। बट व्यूअर्स बहुत मेहनत लगती है ऐसे केसेस को हैंडल करने में। ये बोलने में आसान लगते हैं बट इसके पीछे जितना हार्डवर्क लगता है वो बहुत ज्यादा होता है, वो मैं जानता हूँ। बाकी आपका वीडियो देखने के लिए ये बहुत बहुत धन्यवाद। मैं नितेश जी को एक चीज और बताना चाहता हूँ। इस केस में दो चीजें हैं। जब हाईकोर्ट ने देखा कि वो जॉब कर रही है, वो एम्प्लॉयमेंट करती है, नौकरी करती है, तो हाईकोर्ट ने इस ग्राउंड पर और कैंसर ना होने के ग्राउंड पर जब सस्पेंड कर दिया तो वहां पर एक सवाल पूछा गया कि क्या आप काम कर रहे थे, तो उसमें हाईकोर्ट में उस लेडी ने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ मैं काम कर रही थी। तो इसलिए जो अब 340 का जो प्रोविजन होता है सीआरपीसी में, उस प्रोविजन को हम जो है अपनी निचली अदालत में जो है जहाँ पे ट्रायल चलता है, जहाँ पे गवाहियां होती है, उस कोर्ट में हम जो है आसानी से प्रूव कर पाएंगे कि ये झूठ बोलकर गुमराह कर कोर्ट को सिर्फ कोर्ट को गुमराह करा गया और जो उच्च अदालत है हमारी हाई कोर्ट है उसको भी गुमराह करा गया और हमें भी गुमराह करके ये ऑर्डर लिया गया। और ये इसमें एक और फैक्ट ये भी है कि जिस ये लेडी की हम बात कर रहे हैं ऑपोजिट पार्टी की, वो बहुत ज्यादा चिल्लाती है, किसी जज को बोलने भी नहीं देती, किसी एडवोकेट को भी नहीं बोलने देती। फिर भी हमने लड़ते 1 साल हमने लगा के इस मेंटेनेंस को 0 करवाया है। बहुत अच्छे आशीष डिंगरा जी। तो आशीष डिंगरा जी की मैं जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनकी डिटेल्स लिख रहा हूँ, आपको कोई भी लीगल हेल्प चाहिए इनको संपर्क कीजिए। और बाकी मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।